यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आज से हम रिवीजन रिज्यूम करने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम रिवाइज करने वाले हैं आरटीपी को। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए आरटीपी कहां दे रखा है? तो सीए इंटरमीडिएट के लिए अगर आप आरटीपी देखोगे तो आप हमारे आईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट में इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट में आप टैक्सेशन पे जाएंगे और ये रहा आपके लिए टैक्सेशन का आरटीपी। बहुत ही प्यारा आरटीपी है, बहुत ही अच्छा आरटीपी है, बड़ा दिमाग लगा के आईसीआई ने ये आरटीपी बनाया है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, आरटीपी को फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि आरटीपी में क्या क्या है। क्योंकि होता क्या है ना, आरटीपी में नए नए क्वेश्चंस होते हैं और ये तो टैक्सेशन की बात है, तो टैक्सेशन में तो हर क्वेश्चन नया ही आता है हर बार। तो हर बार पेपर नया आता है, उसमें नए क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द आरटीपी दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज मई 2024 के लिए। तो चलिए आरटीपी स्टार्ट करते हैं। आरटीपी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। और मैं बताऊं, आप बोलोगे सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है, उसका लेक्चर आपने कहां दिया? तो मैंने आपको पता है, अगर आपको याद रहेगा तो मैंने क्या किया, आपके लिए एक अलग से फाइल दी है, क्योंकि ये अमेंडमेंट उन्होंने अलग से डाला था। इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नहीं दिया था। इंस्टीट्यूट ने, आपको पता रहेगा, स्टैट्यूटरी अपडेट करके बनाया था और स्टैट्यूटरी अपडेट में जो अमेंडमेंट दिया था उसी के बेसिस पे ये पहला एमसीक्यू है। तो आप फटाफट एक काम करिए, इसका पहले आप एक काम करिए, एक लेक्चर देख लीजिए। सर लेक्चर कहां से देखें? तो आपको इस कॉन्सेप्ट के जो नोट्स मिलेंगे वो bbvirtuals.com पे जाएंगे, आप फ्री रिसोर्सेज पे जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज में आप इंटर पे जाएंगे और इंटर अमेंडमेंट कॉरिजेंडम ऑफ कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2024 करके जो दे रखा है, यहां पे आप अगर लॉगिन करके और इसको डाउनलोड करेंगे आपका काम हो जाएगा। और इसका लेक्चर भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप लेक्चर देख सकते हैं। सर यूट्यूब पे लेक्चर कहां दे रखा है? तो यूट्यूब में आप भंवर बोराना जो है उस पे जाएंगे और उस पे जाने के बाद आप जब वीडियोस में जाएंगे तो वीडियोस में आपको दिखेगा दैट इज ये वाला सीए इंटर का जो ये है एडेंडम एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2024। होप सो आप लोगों ने ये वीडियो देख रखा होगा। अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए 39 मिनट्स का, उसके बाद आप आरटीपी करेंगे तो आपका एकदम बढ़िया से अच्छे से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आरटीपी। और आरटीपी का पहला क्वेश्चन, मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइंड करवाते जाऊंगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब मैं आपको करवाते जाऊंगा। अब एक बात समझना, तो पहला जो केस सिनेरियो है वो देखिए क्या है, अच्छे से रीड करना ढंग से, ठीक है। चलिए, मिस्टर आकाश एज 47 ईयर। तो मिस्टर आकाश एज 47 ईयर, 47 ईयर्स मीन सीनियर सिटीजन नहीं है, इज द सीईओ ऑफ द एबीसी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम। यहां पे आपको सैलरी 45 लाख दे रखा है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ सैलरी लिखा हो या फिर सैलरी रिसीव्ड लिखा हो तो आपको यह ध्यान देना है कि ये जो सैलरी है ना, इसमें से आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक नहीं लिया। लेकिन अगर आपको ऐसा दे रखा हो सैलरी इनकम और ब्रैकेट में दे रखा हो कंप्यूटेड, जब कंप्यूटेड दे रखा है तो आपका यह अजम्पशन रहेगा कि इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ले रखा है। तो यहां पे सिर्फ सैलरी दे रखा है, तो मेरा अजम्पशन ये रहेगा जब सैलरी दे रखा है तो यहां पे आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक नहीं लिया। तो अगर मैं नेट सैलरी की बात करूं तो यहां पे आपका नेट सैलरी जो है वो 44,50,000 है, वो आपका हो जाएगा नेट सैलरी। अब एक बात समझना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर जिसपे एसटीटी आपने पे किया है अमाउंटिंग टू 6,54,000, ये आपका एलटीसीजी 112A वाला है। और आपको याद रहेगा एलटीसीजी 112A पे कौन सी रेट से टैक्स लगता है? टैक्स एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। 1 लाख से ऊपर वाले पे 10% से टैक्स लगता है, तो 5,54,000 पे 10% से टैक्स लग जाएगा। डिविडेंड 12 लाख मिला फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब एक बात समझना, यहां पे दे रखा है डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के शेयर से 12 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, तो ये डिविडेंड आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, टैक्सेबल होता है स्लैब रेट से। अब आप है ना एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर कभी भी आपको सिर्फ डिविडेंड दे दे, सिर्फ डिविडेंड या फिर डिविडेंड इनकम दे दे, डिविडेंड इनकम, तो आपका अजम्पशन ये रहेगा कि ये ग्रॉस है, मतलब ये ग्रॉस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दिस इज द ग्रॉस डिविडेंड, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ऐसा वर्ड दे दे दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड, अगर डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड दे दे या फिर डिविडेंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट,
अगर ऐसा दे दे कि डिविडेंड रिसिव्ड या डिविडेंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो आपको यह समझना है कि यह डिविडेंड नेट ऑफ टीडीएस है। ये डिविडेंड है, ये नेट ऑफ टीडीएस है, और सेम फंडा लगेगा आपके इंटरेस्ट के लिए भी। जैसे बैंक एफडी का इंटरेस्ट वगैरह आपको दे रखा है, तो अगर आपको ऐसा दे रखा है दैट इज द इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इनकम, तो मानना है ग्रॉस है। लेकिन अगर आपको ऐसा दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो आपको नेट ऑफ टीडीएस करना, नेट ऑफ टीडीएस मानना है, और उसको फिर ग्रॉस अप करने के बाद आपको इनकम में कैलकुलेट करना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, यहां पे जो दे रखा है वो सिर्फ डिविडेंड दे रखा है, तो मैं मानूंगा ये डिविडेंड ग्रॉस है। ठीक है, ऑलरेडी ग्रॉस है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यहां पे दे रखा होता डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड, तो आप क्या करते, ये जो 12 लाख है और डोमेस्टिक कंपनी से मिला, तो डोमेस्टिक कंपनी 10% टीडीएस काटती है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, और आप ग्रॉस डिविडेंड पे जाते। आप किस पे जाते? ग्रॉस डिविडेंड है वो कंप्यूट करते। बट ऐसा इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ डिविडेंड दे रखा है, तो ये माना जाएगा कि ये डिविडेंड आपका ऑलरेडी ग्रॉस है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एसबीआई से 16,000 का इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ बड़ौदा 45,000। अब एक बात समझना, यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन एफडी दे रखा है। अगर यहां पे इंटरेस्ट ऑन एफडी दे रखा है, आप मानेंगे ये ग्रॉस है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा होता या इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा होता, तो आप इसको नेट ऑफ टीडीएस मानते, और फिर डिवाइड बाय 90 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके, और 50,000 पे जाते। आप वैसा करते, बट इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए 45,000 है, ये आपका ग्रॉस इंटरेस्ट है एफडी का, ये आपका एसबीआई का इंटरेस्ट है सेविंग बैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान देना। हाँ, मिस्टर आकाश हैज मेड following payment towards the medical insurance premium for the health policies taken for his family member। अब एक बात समझना, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो जैसा कि आपको पता है उसमें 80D का डिडक्शन मिलेगा। अब 80D का डिडक्शन कितना मिलेगा? तो सबसे पहला मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज स्पाउस एज 43 ईयर्स 13,500 13,500, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आंसर इज यस, क्योंकि आप देखोगे आपके खुद के लिए, स्पाउस के लिए, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए लिमिट कितनी है? 25,000, और पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 पेरेंट्स के लिए हो जाएगी। अगर आप या आपके स्पाउस में कोई सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए भी वो लिमिट 50,000 की हो जाएगी। तो यहां 25,000 का लिमिट है, तो मैं बताऊं यहां 13,500 का आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज मदर एंड मदर एज इज 65 ईयर्स, तो मम्मी का एज है वो 65 ईयर्स है, और उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है जिसका 26,670 बाय चेक, तो क्या इसका डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। और इसका डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? तो 26,000 एंड गाइस 670 है, उतना डिडक्शन आपको यहां पे 80D में जो पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे किया उसका भी मिल जाएगा। अब एक बात समझना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ 5,500 ईच फॉर हिज वाइफ एंड मदर इन कैश। गाइस देखो 80D में आपको डिडक्शन मिलता है किस किस के लिए? या तो हेल्थ इंश्योरेंस करा दो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालो, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसा डालो, या सीनियर सिटीजन का मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब एक बात समझना, इसमें 80D में जितने भी खर्चे करते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है? एनी मोड अदर देन कैश, कैश में नहीं करना, बाकी सब चलेगा। बियरर चेक चलेगा, यस चलेगा, क्रॉस चेक चलेगा, चलेगा, अकाउंट पे चेक चलेगा, चलेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब चलेगा, कैश नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज के लिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, बट उसमें एक लिमिट है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम आप 5,000 रुपए का पेमेंट कर सकते हो कैश में, मतलब 5,000 का ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलता है। अब ये 5,000 क्या मेरे लिए, स्पाउस, चिल्ड्रन, इसके लिए और पेरेंट्स के लिए क्या अलग 5,000 है, या सबका मिला के 5,000? राइट आंसर है सबका मिला के 5,000। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए इसमें 5,500 ईच, मतलब टोटल 11,000 का पेमेंट किया है, तो भी गाइस यहां पे डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 5,000 का। यहां पे जो डिडक्शन मिलेगा वो आपको मैक्सिमम 5,000 का मिलेगा। तो यहां पे एक काम करता हूं कि देखिए वाइफ के केस में ले लेता हूं, तो वाइफ में 13,500 था इसकी वाइफ के लिए, इसमें आप 5,000 का और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000। आगे क्या दे रखा है? Mr. Akash also incurred the medical expenses by credit card of 17,000 for the treatment of his mother। अब देखो मम्मी सीनियर सिटीजन है,
और मम्मी के लिए ट्रीटमेंट का खर्चा करवाया, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसका भी तो 80D में डिडक्शन मिलता है। गाइस मिलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि 80D में मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब उसके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन आप देखोगे इसके ऊपर वाले लाइन में यहां दे रखा था कि मदर के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, में से 17,000 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में लेकिन 27,000 है वो उसने फादर के लिए स्पेंड किया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब फादर के लिए यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो फादर का जो 27,000 है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहां पे बेटा मदर के लिए जो 26,670 था ना, यहीं पे मैं 27,000 को और ऐड कर देता हूं, तो टोटल कितना हुआ, तो देखो 26,670 प्लस 27,000 इट्स कम्स टू द 53,670, तो 53,670 और इसमें से मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। तो मैं बताऊं मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए आपका 50,000 का, और वाइफ के लिए कितना हो गया था 13,500 प्लस 5,000 तो 18,500 प्लस 50,000, तो कुल मिला के मैं बोलूं 80D में आपका जो ये इंफॉर्मेशन जितना भी दे रखा था ये 80D से रिलेटेड दे रखा था। इसमें 80D में आपको डिडक्शन है वो 68,500 का मिल जाएगा आकाश को, अगर वो 115 BSc नहीं लेता। मींस 115 BSc से वो ऑप्ट आउट करता है तो ही तो 80D मिलेगा, अगर 115 BSc लेता है तो 80D नहीं मिलेगा। आगे क्या दे रखा है देखिए, ही हैज टेकन द मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, द डिटेल ऑफ सच पॉलिसीज आर गिवन हियर अंडर। अब एक बात समझना, मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, ध्यान रखना। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी रहता है ना वो नॉर्मली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, दैट इज द एग्जेम्प्टेड। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बट गाइस 3 केस में टैक्स लग जाता है। एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी हुआ तो वो हमेशा टैक्सेबल है। कहां टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉयर को पैसा मिला तो पीजीबीपी में, एम्प्लॉय को मिला तो आपके सैलरी में, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है और पैसा मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो हमेशा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है प्रीमियम पे करते हैं जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जीवन बीमा का, तो उसमें एक लिमिट होती है, और वो लिमिट हम डिडक्शन टॉपिक में 80C में डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी कब लिया है। पॉलिसी अगर 14/2012 से पहले लिया है तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू का एक लिमिट है। अगर पॉलिसी 14/2012 या उसके बाद में लिया है तो 10% का लिमिट है। एंड 14/2013 के बाद में अगर हैंडीकैप्ड के लिए लिया है क्या, या फिर कोई पर्सन स्पेसिफाइड डिजीज है उससे इन्फेक्टेड है उसके लिए लिया है, तो वहां पे 15% का लिमिट है। अगर ये लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, अगर ये लिमिट जो है, इस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, ये जो लिमिट है, ये लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। एंड गाइस तीसरा एक अमेंडमेंट इसी साल से हुआ है, उस पर ध्यान देना। तीसरा अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर आप 1/4/2023 ये साल करंट ईयर 1/4/2023 या उसके बाद में पॉलिसी लेते हैं, एंड किसी भी साल में उस पॉलिसी का प्रीमियम अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है, प्रीमियम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, प्रीमियम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो गाइस मैच्योरिटी अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा किसी भी साल में। अगर कोई पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद में लिया एंड किसी भी साल में प्रीमियम अमाउंट है वो 5 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी आपके लिए टैक्सेबल होगा। एक और चीज समझना, अगर आप पॉलिसी मल्टीपल लेते हो, एक पॉलिसी नहीं लेते, आप मान लो बहुत सारी पॉलिसी ले लेते हो और एक पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है बट मल्टीपल पॉलिसीज का मिला के 5 लाख से ज्यादा है, तो जिन पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है एग्रीगेट, उन पे एग्जेम्पशन ले लो और बाकी वाली पॉलिसीज है वो टैक्सेबल करा दो। जैसे हुआ क्या, एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, 4 पॉलिसी ले ली, मान लो 1 2 3 एंड 4, 4 पॉलिसी ले ली और 4 पॉलिसी का प्रीमियम है इसका 2 लाख है, या मैंने मान लो 5 पॉलिसी ले ली, इसका भी 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है, एंड गाइस लास्ट पॉलिसी है उसका भी प्रीमियम 2 लाख है। अब एक बात समझना, जब यहां पे 5 पॉलिसी मैंने ली, ऑल पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद में ली, तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर आप देखोगे इंडिविजुअल तो किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है,
बट आप देखोगे कि यहां पे एग्रीगेट मिला के तो 5 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो जिन पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम अप टू 5 लाख है उन पे आप एग्जेम्पशन ले लो, बाकी वाला टैक्सेबल करा दो। अब एक बात समझना, तो मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं, पॉलिसी नंबर 1 और 2 है, इनका एग्रीगेट कितना हो रहा है 4 लाख प्रीमियम किसी भी साल में, तो मैं क्या करूंगा इन पॉलिसीज का मैच्योरिटी को एग्जेम्प्ट करा दूंगा अंडर सेक्शन 1010D, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड गाइस ये जो 3 पॉलिसीज है इनका जो मैच्योरिटी होगा वो मैं टैक्सेबल करा दूंगा। जो लास्ट की 3 पॉलिसी है उनका जो मैच्योरिटी है वो मैं टैक्सेबल करा दूंगा, और इनका जो मैच्योरिटी है वो मैं एग्जेम्प्ट करा दूंगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर इसमें हम ऑल्टरनेटिव भी तो कर सकते हैं। आंसर इज यस, आप एक काम कर सकते हैं, पॉलिसी 4 एंड 5 का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट करा दीजिए और इन 3 पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल करा दीजिए। या फिर आपका मन है नहीं मैं तो 2 और 3 का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट कराना चाहता हूं और 1, 4 एंड 5 का टैक्सेबल कराना चाहता हूं, आप ऐसे भी करा सकते हैं। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हैं कि पॉलिसी का प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा हुआ, लेकिन 5 लाख सर लेते टाइम क्या हम इंक्लूसिव जीएसटी देखेंगे या एक्सक्लूसिव जीएसटी? राइट आंसर है आप एक्सक्लूसिव जीएसटी देखेंगे। जैसे एक बात बताओ, मैंने एक पॉलिसी ली फॉर एन एग्जांपल 4,95,000 है उसका प्रीमियम है। अब 4,95,000 उसका प्रीमियम है और उसमें 5% जीएसटी लगता है। अब एक बात समझना, जीएसटी ऐड करने के बाद उसका 5,19,000 हो गया 750। तो सर क्या बोलेंगे, क्या पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख तक ही है? राइट आंसर इज 5 लाख या उससे कम है, क्योंकि आपको जो प्रीमियम देखना है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखना है, ना कि इंक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपका प्रीमियम कितना है 4,95,000 है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपका जो प्रीमियम है वो 4,95,000 है। और जब 4,95,000 है तो उस पर्टिकुलर केस में गाइस यहां पे 5 लाख तक ही अगर प्रीमियम है और एक ही पॉलिसी ली है आपने, तो इसका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट करा दीजिए। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हैं कि पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? तो जैसा कि मैंने बताया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी जो टैक्सेबल होता है वो टैक्सेबल होगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर टैक्सेबल कितना होगा? क्या पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा? ना बाबा ना। टैक्सेबल कितना होगा कि जितना आपका मैच्योरिटी अमाउंट है माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया था एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। मींस जितना मैच्योरिटी होगा माइनस जितना इतने सालों में प्रीमियम पे किया था वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस किसको बोलते हैं बताए? टर्म इंश्योरेंस का मतलब ऐसा इंश्योरेंस जिसमें आपको मैच्योरिटी पे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। मींस अगर आप मर गए तो पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो आपका पैसा आपने प्रीमियम पे किया वो लॉस है, दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। गाइस टर्म इंश्योरेंस के केस में ये सब अमेंडमेंट नहीं लगेगा। अगर मैंने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने 50 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया कि मैं अगर मान लो कल उठ के मर गया तो मेरी वाइफ को जो है वो 50 करोड़ रुपया मिलेगा, उसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया, तो उसके लिए क्या ये 5 लाख की लिमिट? अरे इसके लिए इसको तो एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें तो मैच्योरिटी होता ही नहीं ना। देखो अब एक बात बताओ, इसकी मैच्योरिटी सिर्फ तब हो सकती है जब आप मरोगे। अगर कोई बंदा मर गया तो पैसा मिलेगा, और मरते टाइम जो पैसा मिलता है ना वो एग्जेम्प्ट है। भले आपका प्रीमियम, ये जो दूसरी वाली पॉलिसीज की मैं बात कर रहा था, अगर कोई बंदा मर गया और मरने के बाद पैसा मिला तो जो मिला वो सब एग्जेम्प्ट है। मरने के बाद पैसा मिला तो सब एग्जेम्प्ट है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला तो टैक्सेबल होता है, बाकी केस में मरने के बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लीगल हेयर को पैसा मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, भले प्रीमियम आपका 5 लाख से ज्यादा था। तो यहां पे टर्म इंश्योरेंस जो होता है ना, टर्म इंश्योरेंस के केस में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी होता ही नहीं है, कुछ पैसा मिलता ही नहीं है। जब आप मरोगे तो पैसा मिलेगा और मरोगे तो पैसा मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। तो आप 5 लाख की लिमिट वगैरह देखते टाइम आपको जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है उसको आपको इग्नोर करना है। चलिए अब अपन इसी नॉलेज के बेसिस पे यहां पे देखते हैं इस बंदे ने कितनी कौन कौन सी पॉलिसीज ली है। चलिए देखिए, सबसे पहले ही हैज मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी, द डिटेल ऑफ सच पॉलिसीज आर गिवन हियर अंडर। अब गाइस उसने सबसे पहले एक पॉलिसी एक्स ली है जिसको 1/4/2017 में लिया था, 1/4/2017, जिसका प्रीमियम जो है वो आपका 40,000 था। उसमें जीएसटी और टोटल प्रीमियम, आपको जीएसटी टोटल प्रीमियम को नहीं देखना, आपको जीएसटी टोटल प्रीमियम को नहीं देखना, आपको देखना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्रीमियम कितना था। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपका प्रीमियम है वो 40,000 था। अब आप एक बात समझना, इसकी मैच्योरिटी 2026 में आने वाली है।
एंड गाइस इसका जो कंसिडरेशन आपको रिसीव्ड होने वाला है वो 7 लाख है और आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है। पहली चीज तो क्या इसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है ये। दूसरा, क्या ये पॉलिसी का प्रीमियम पे करते टाइम वो लिमिट को क्रॉस किया गया 10%, 20%, 15%? आंसर इज नो, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 40,000 है एंड गाइस आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो 5 लाख का 40,000 इज विद इन द लिमिट ऑफ दैट 10%, 10% से ज्यादा नहीं है, तो आपने लिमिट को भी रखा है तो एग्जेम्प्ट होगा। क्या ये पॉलिसी 1/4/2023 के बाद में ली है एंड इसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है? आंसर इज नो, वो भी नहीं है। तो मैं बताऊं इस पॉलिसी का मैच्योरिटी जो भी होगा वो मैच्योरिटी आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D में। ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D में, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, ये लास्ट वाला जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, ये तो आपने कभी भी लिया, इसको आपको छोड़ देने का। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में यहां पे कोई कंसेप्ट, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी होती ही नहीं है। अब आपके पास 3 पॉलिसी और बची और ये 3 पॉलिसी कौन सी है समझना। एक तो आपकी पॉलिसी Y, एक Z एंड एक पॉलिसी A। अब ये पॉलिसी 1/4/2023, 1/4/2025, 1/4/2024 मींस तीनों पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद में ली है। प्रीमियम कितना है? इसका प्रीमियम आपका 3 लाख है, इसका आपका 2 लाख है, इसका 250 है एंड गाइस मैच्योरिटी 32 में आ रहा है। 31 मार्च 2032 को मैच्योरिटी है, इसका 34 में है, इसका 33 में है। तो कितने साल प्रीमियम पे किया होगा? अगर 1/4/2023 से अगर आप काउंट करते हो 32 को मैच्योरिटी है तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 9 ईयर यू विल पे द प्रीमियम। Here also 25 से 34 maturity 9 year and here also 9 year means 9 year you will pay the premium and तीनों पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद में ले रखी है। अब एक बात बताओ, आपका देखोगे क्या किसी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है क्या? आंसर इज किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल का तो नहीं है, बट आप अगर देखते हैं तो एग्रीगेट मिला के आपका प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा हो गया, क्योंकि 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7,50,000, तो एग्रीगेट प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख, तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। अब इसमें आप एग्जेम्पशन किस पे ले सकते हैं? जिनका प्रीमियम अप टू 5 लाख है उस पे आप एग्जेम्पशन ले लो, बाकी वाली को टैक्सेबल करा दो। तो इसमें क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक काम करो, जैसे इसका 3 लाख है, इसका 2 लाख है, तो टोटल कितना हुआ? 5 लाख हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो इन दो पॉलिसी का मैच्योरिटी है वो आप एग्जेम्प्ट करा दो क्योंकि अप टू 5 लाख है, एंड इसका जो मैच्योरिटी है वो आप टैक्सेबल करा दो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ये दो पॉलिसी जो है Z एंड A उसका मैच्योरिटी आप एग्जेम्प्ट करा दो, क्योंकि 2 लाख एंड 2 50, 4 50 हुआ, अप टू 5 लाख है। इसका मैच्योरिटी आप एग्जेम्प्ट करा दो, इसका मैच्योरिटी आप टैक्सेबल करा दो। या फिर क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, Y एंड A का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट ना, क्योंकि दोनों की टोटल करोगे तो 550 का प्रीमियम हो गया ना। नहीं, 5 लाख या उससे कम का प्रीमियम होता है, उनका मैच्योरिटी आप एग्जेम्प्ट करा दो, बाकी वाले का टैक्सेबल करा दो, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। चलो हम एक काम करते हैं, हम ये चेक करेंगे कि किसमें आपका ज्यादा फायदा होगा, किसमें आपका ज्यादा फायदा होगा। तो ज्यादा फायदा होगा मतलब जिसमें इनकम कम आएगी उसमें ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं Y को टैक्सेबल कराता हूं तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? तो देखिए Y के लिए आप 3 लाख रुपीस प्रीमियम एवरी ईयर पे कर रहे हैं, आपने 9 ईयर तक प्रीमियम पे किया, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 ईयर इट्स कम्स टू 27 लाख। तो टोटल 27 लाख आपका प्रीमियम पे होगा माइनस 36 लाख, तो इट्स कम्स टू द 9 लाख का टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं Z को टैक्सेबल कराता हूं तो Z का टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? 9 ईयर में आप 18 लाख पे करेंगे और 18 लाख पे करेंगे तो बचेगा कितना आपका? 10 लाख, तो 10 लाख बचेगा। अब एक बात बताओ, आप A के लिए तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 22,50,000, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 750 होगा। अब एक बात बताइए, मैं दिखता हूं कौन सा बेनिफिशियल है। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे Y एंड Z इस पे मैं एग्जेम्पशन ले लेता हूं तो मेरा टैक्सेबल इनकम 750 होगा, टैक्सेबल इनकम है 750। लेकिन अगर मैं एग्जेम्पशन Z और A पे ले लेता हूं तो मेरा टैक्सेबल इनकम 9 लाख होगा। तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि एग्जेम्पशन ले लेते हैं हम Y एंड Z पे,
तो y एंड z इसको आप एक काम करिए, इन दो पॉलिसीज को आप एग्जेम्प्ट करा दीजिए अंडर सेक्शन 1010D, एंड लास्ट वाली जो ए पॉलिसी है उसको आप टैक्सेबल करा दीजिए। चलिए अब अपन इसके बेसिस पे आपको जो है वो आंसर देने हैं और आंसर देते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट गिवन अबोव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए सबसे पहला, which are the life insurance policy in respect of Akash would be eligible for exemption under section 1010D in respect of maturity proceed, choose the option most beneficial to Akash। अब एक बात बताओ, आकाश के लिए बेनिफिशियल क्या? पहली तो आपका X का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगा, क्लियरली लिखा हुआ X का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा मैंने बोला आप Y एंड Z का करा दीजिए, तो आपका राइट आंसर पहले का क्या होगा? X, Y एंड Z, इसका मैच्योरिटी आप एग्जेम्प्ट करा दीजिए, ए का टैक्सेबल करा दीजिए। तो राइट आंसर इज X, Y एंड Z, दैट इज द A इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का आपका X, Y एंड Z है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप X, Y, Z का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट करा दीजिए। चलिए दूसरा, व्हाट वुड बी योर आंसर टू द MCQ नंबर 1? MCQ का 1 का आंसर क्या होगा? If Mr. Akash surrender the LICA in the 2627 and claim exemption under section 1010D in respect of such LIC, this information is only for the purpose of MCQ, this MCQ। अब एक बात समझना, अगर आकाश ने क्या किया कि LICA जो था ये वाला, इसको सरेंडर कर दिया इन बिटवीन, और इसको सरेंडर करके इस पे उसने एग्जेम्पशन ले लिया ए पे। अब एक बात बताओ, जब ए पे वो एग्जेम्पशन ले चुका है, तो बेटा जब ए पे एग्जेम्पशन ले चुका है तो फिर वो वाई पे एग्जेम्पशन तो नहीं ले सकता, फिर उसको जेड पे ही एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर क्या होगा, ए एंड जेड वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड वाई आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब इसका आंसर परफेक्ट क्या होगा? दैट इज द एक्स, जेड एंड ए, दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहां पे अपन लेंगे दैट इज द एक्स, जेड एंड ए, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू आकाश under the chapter 6A for the assessment year 24-25 if he has exercised the option to shift out of default taxation regime। उसका default taxation regime से बाहर आ गया, मींस नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उसको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितना मिलेगा? तो गाइस डिडक्शन कितना मिलेगा देखो, एक तो मैंने आपको बताया यहां पे आपका एक तो जो 80D का डिडक्शन मिलेगा, और गाइस यहां पे अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो डिडक्शन 80D का 68,500 ये जो कैलकुलेट किया था ये वाला मिलेगा। एक बात बताओ, इस साल ये इतना सारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो पे कर रहा है, तो जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो 80C का डिडक्शन भी मिलेगा। भाई 80 हर साल ये प्रीमियम पे कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो 80C का डिडक्शन भी मिलेगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? तो एक तो 80C में मिलेगा 1,50,000 का, दूसरा 80D में मिलेगा आपका 68,500, एंड गाइस ऊपर वो आपका वो भी तो था क्या, आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, इस पे 80 TTA मिलेगा 10,000 का। तो 80 TTA जो है वो आपको मिल जाएगा 10,000 का। तो आपका टोटल डिडक्शन कितना हुआ? 1,50,000 प्लस 68,500 प्लस 10,000, तो आपका 2,28,500 का आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो चलिए 2,28,500 इज द राइट आंसर, सो सी इज द राइट आंसर। आपको पता है मोस्ट ऑफ एमसीक्यू का आंसर सी होता है। अगर आप 1000 एमसीक्यू लेते हैं और उसका अगर रैंडम बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, तो आप अगर एनालिसिस करके पाएंगे प्रोबेबिलिटी 25% होना चाहिए, बट नहीं, सी का प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहता है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद, What is the Mr. Akash tax liability for assessment at 24-25 under the default taxation regime under section 115 BAC? अगर ये 115 BAC लेता है तो इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना रहेगा डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम में? तो देखो इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना रहेगा, तो अपन इनकम कैलकुलेट करें। तो चलिए अगर मैं इसकी इनकम कैलकुलेट करूं और उस पर टैक्स निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका सैलरी का इनकम, मेरा एक तो यहाँ पे थोड़ा करंट सही नहीं आ रहा तो वो लिखने में तकलीफ हो रही है मुझे। ये देखो वो क्या होता है कि अगर यहाँ पे करंट सही नहीं आ रहा तो ये ऐसा होता है। सैलरी आपका 45,50,000, 45,50,000। उसके बाद LTCG 112 है, ये कितना होगा 654।
उसके बाद आपका डिविडेंड जो है वो 12 लाख। उसके बाद आपका इंटरेस्ट में सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी का इंटरेस्ट 16,000 एंड 45,000। तो आप बताइए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? 45,50,000 प्लस 654 प्लस 12 लाख प्लस 16,000 प्लस 45,000, इट्स कम्स टू 6465। अब एक बात बताओ, इसमें से डिडक्शन तो नहीं मिलेगा? 6 से के डिडक्शन 115 बीएससी में ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपके पास 64,65,000 बचेगा। अब 6465 पे आपको टैक्स निकालना है स्लैब रेट से, लेकिन इसमें एलटीसीजी भी है। तो एक बात बताइए, एलटीसीजी आपका 654, इसमें से 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो आपका 654 माइनस 1 लाख कर दीजिए, तो 554 आया, उस पर 10%, 55,400। सो 55,400 है, ये आपका एलटीसीजी पे टैक्स आएगा 55,400। अब आपका बाकी इनकम कितना बचा? 6465 माइनस कर दीजिए आप 6,54,000, तो आपका 58,11,000 बचता है। 58,11,000। अब 58,11,000 पे आप लोग स्लैब रेट से टैक्स निकालिए, बट स्लैब रेट आपको 3 लाख वाला लेना है। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख टू 6 लाख, 6 लाख टू 9 लाख, 9 लाख टू 12 लाख, 12 लाख टू 15 लाख एंड 15 लाख के ऊपर वाला। और रेट क्या होगी? 5%, 10, 15, 20 एंड 30%। ठीक है, तो चलिए इसमें से 15 लाख तक जो है वो तो आपको टैक्स आता है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले पे 30% कर दीजिए, प्लस 1,50,000 प्लस आपका 55,400, टोटल 14,98,700 टैक्स आया। अब एक बात बताइए, इसमें सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, क्योंकि इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है। इंडिविजुअल के केस में 10% सरचार्ज, तो ऐड करिए 10% सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए 4%, तो आपको 17,14,513 आता है। 17,14,513 आता है टैक्स। तो आपका, अरे सर ये तो आंसर ही नहीं आ रहा करके 17,14,513 कैसे निकाला? कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। अब मिस्टेक क्या हुई है अभी अपन देखते हैं करके। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मिस्टेक क्या हुई है अभी अपन इसको मिस्टेक को फाइंड आउट करते हैं। आपका 64 लाख कुछ मिस्टेक हुई है। मेरा पेंसिल सही से चल नहीं रहा है, नहीं तो मिस्टेक क्या हुई है? तो सबसे ऊपर 40, ओ एक गलत है ना, इसको 4550 की जगह लेना चाहिए था 4450 ना यार, ये गलती हुई है। 4450, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो 4450 प्लस 654 प्लस 12 लाख प्लस 45,000 प्लस 16,000, it comes to 6365। 6365। अब 6365 में एक काम करो, जो LTCG है 654, इसमें से 1 लाख कम होगा, माइनस 1 लाख कम हो गया। 554 पे 10%, 55,400 एंड बैलेंस कितना बचा? 6365 माइनस 654, 5711। इस पे स्लैब रेट से निकालो। टोटल मिला के आई थिंक ये और ये मिला के इस पे जो टैक्स आता है वो मिला के 14,68,700 हो रहा है। प्लस कर दीजिए 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इट्स 16,80,192। 16,80,192। सो 16,80,192 का मतलब आपको यहां पे लेना है 190। सो हियर गाइस
16,80,190 आपका बी एज अ करेक्ट आंसर। चलिए डन। What is the Akash tax liability for assessment at 24-25 if he exercise the option of shifting out of default taxation regime? अगर वो default taxation regime नहीं लेता है, नॉर्मल में जाता है, तो क्या होगा गाइस? नॉर्मल में जाता है तो सीधी सी बात है, उसकी जो इनकम है वो कितनी होगी? 6365 था, माइनस उसका डिडक्शन मिल जाएगा 2,28,500 का, तो 6365 माइनस 2,28,500 तो आपका आया 61,36,500। 61,36,500 आया। अब एक बात समझिए, 61,36,500 आया, इसमें से वही वाला चीज क्या आपका 654 जो है इस पे टैक्स तो आएगा 55,400 एंड 61,36,500 माइनस 6,54,000 बचा कितना? 54,82,500। इस पे स्लैब रेट से कैलकुलेट कर दीजिए। स्लैब रेट 2.5 लाख वाला 250, 5 लाख एंड 10 लाख ऊपर वाला, ठीक है। तो माइनस इसमें से 10 लाख कर दिया मैंने, माइनस मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500 प्लस आपका 5,54,000 54,82,500 बचा थे। इस पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। %30 प्लस 1,12,500 प्लस 55,400 प्लस आपका 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन 17,30,472। तो 17,30,470 ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं समझा? तो बहुत ही प्यारा एमसीक्यू था पहला वाला। चलिए अब अपन दूसरा वाला एमसीक्यू। दूसरा वाला एमसीक्यू मार्क एज आईएमपी, इसको भी ये भी एग्जाम में आने वाला है। मेरे को लगता है ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। ये एमसीक्यू किससे रिलेटेड है पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आपको पता है अपन ने एक 43B करके एक सेक्शन पढ़ी थी और मैं बार बार बोलता था कि एक सेक्शन है 43B जो टांग अड़ाती है। और ये जो सेक्शन टांग अड़ाती है वो सेक्शन क्या बोलती है? टांग अड़ाती है। टांग कहां अड़ाती है? उसमें पता है कुछ पेमेंट ऐसे थे जो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे करने पड़ेंगे। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो अलाउ है, अगर उसके बाद में पे किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा इस साल में। फिर वो जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। और वो कौन कौन से पेमेंट थे? एक तो टैक्सेस, ड्यूटी, सेस ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा था बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, तीसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह वो सब। एक उसमें था अगर आपने लोन लिया है किससे? शेड्यूल बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से, एनबीएफसी से, या फिर लीव सैलरी है, या फिर रेलवे का कोई असेट यूज करते हो और वो रेलवे का असेट का पैसा है तो वो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे करना है, तो इस साल में अलाउ होगा। अदरवाइज वो उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप पे करोगे। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, अगर आपको याद रहेगा, वो अमेंडमेंट 43B है। और 43B का अमेंडमेंट क्या बोलता है ध्यान देना। 43B में एक क्लॉज डाला गया है, 43B का क्लॉज नंबर H करके। और 43B का क्लॉज नंबर H क्या बोलता है पता है? कि अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई गुड्स या सर्विसेज आप एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द डेट गिवन इन द एमएसएमई एक्ट। मींस एमएसएमई एक्ट में एक डेट दे रखी है, अंडर सेक्शन उधर 15 है, उसमें एमएसएमई एक्ट 2006 में कुछ डेट दे रखी है। उस डेट के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट किया तो आपको इस साल में अलाउ होगा। अदरवाइज जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था
कि माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए एंड आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम होना चाहिए। एंड स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ होना चाहिए एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ होना चाहिए। दैट इज द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। गाइस ध्यान रखना, ये सेक्शन सिर्फ तभी लगती है जब आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हैं, मीडियम नहीं है, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हो तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट यहां नहीं है, यहां डेट है कि जो एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दे रखी है उस टाइम में पेमेंट कर दिया तो इस साल डिडक्शन ले लो। अगर उस टाइम में पेमेंट नहीं किया तो फिर जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस ईयर में डिडक्शन ले लो। अब आप मुझे बोलोगे वो टाइम लिमिट क्या है? तो अगर आप पीजीबीपी के पन्ने जो है वो पलटाओगे अपनी कॉम्पैक्ट में या आपको जो क्लास में लिखवाया था उसमें, तो आपको याद रहेगा उसमें 2 पार्ट था कि पहली चीज, क्या वेंडर के साथ में आपका अग्रीमेंट है या नहीं, मींस बायर एंड सेलर के साथ में इज देयर इज एनी अग्रीमेंट और नॉट, क्या इसमें अग्रीमेंट है या नहीं, मतलब बायर एंड सेलर के बीच में अग्रीमेंट है या नहीं। अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में जो डेट दे रखी है उस डेट में पेमेंट कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अग्रीमेंट में कभी भी आपका 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए और रिटर्न अग्रीमेंट में कभी भी 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 45 डेज से ज्यादा का अग्रीमेंट है तो अपन 45 डेज ही लेंगे, 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना है। बट अगर अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट है ही नहीं बायर एंड सेलर के बीच में, तो आपको पता रहेगा डेट मैंने बोला था 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज का टाइम लिमिट रहेगा, 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो इस साल में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आप जिस ईयर में पेमेंट करोगे उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। तो देखो आपको क्या देखना है कि जब आप स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज से खरीदते हो तो पेमेंट कब तक करना है? अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में जो डेज दे रखे उतने डेज के अंदर अंदर, लेकिन ध्यान रखना वो डेज कभी भी 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकते। बट अग्रीमेंट अगर है ही नहीं, इफ देयर इज नो अग्रीमेंट करके, ठीक है, तो आपका 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना। मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स इन द Feb 2024. He follow mercantile system of accounting. He purchased the wood from the Mr. A, Mr. B and Mr. C. 3 लोगों से वो वुड खरीद रहा है। The detail of purchase and payment made are as under. यहाँ पे बायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया क्लरिकल इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे सेलर होना चाहिए। क्या सेलर कौन है? अब आपका डेट ऑफ परचेज क्या है, कौन सी डेट को आपने परचेज किया, परचेज का अमाउंट क्या है, क्या पेमेंट ड्यू एज पर द रिटर्न अग्रीमेंट इफ एनी, क्या अग्रीमेंट है या नहीं, एंड डेट ऑफ पेमेंट, आपने कौन सी डेट को पेमेंट किया। तो देखिए सबसे पहले आपने मिस्टर ए से कुछ परचेज किया है, जो सेलर है वो ए है, जो माइक्रो एंटरप्राइज है, ठीक है, आपका परचेज का डेट है वो 15 Feb 2024 है, मींस 15 Feb 2024 को आपने क्या किया, परचेज किया। आपका परचेज का अमाउंट है वो 5 लाख है, 5 लाख का आपने परचेज किया है किसी से 15 Feb 2024 को। आपका रिटर्न अग्रीमेंट है और रिटर्न अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, परचेज की डेट से 30 दिन में पेमेंट करना है। तो 30 दिन में पेमेंट करोगे तो इस साल में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में मिलेगा। अब एक बात बताओ, आपने पेमेंट कब किया? 29 मार्च 2024 को किया। तो पहली चीज तो एक बात बताओ, एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दे रखा है, अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट की डेट, बट अग्रीमेंट की डेट कभी भी 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती। अग्रीमेंट 30 डेज का है तो 30 डेज में पेमेंट करना रहेगा। अब एक बात बताओ, आपने जो परचेज किया वो 15 Feb को किया, तो आप डेट कहां से काउंट करोगे? 16 से काउंट करोगे। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करते हुए आप क्या करेंगे 29 Feb, और उसके बाद आप 30 डेज जाएंगे तो आप देखते हैं कि आपका वो टाइम तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में 15-16 मार्च के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 29 डेज लेते हैं, 29 डेज 15 डेज छोड़ दो तो 14 डेज आपके हो गए किसके? फेब के। एंड गाइस उसके बाद में आपके 16 डेज है वो मार्च के, तो 16 मार्च तक आपको पेमेंट करना था। आपको पेमेंट करना था 16 मार्च 2024 तक, तो 16 मार्च तक आपने पेमेंट कर दिया होता तो डिडक्शन आपको करंट ईयर में मिल जाता, अदरवाइज डिडक्शन आपको उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे। तो एक बात बताओ, यहां पे पेमेंट 16 मार्च में नहीं किया, तो 16 मार्च में नहीं किया, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, 16 मार्च में नहीं किया तो इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर डिडक्शन उस साल मिलेगा जिस ईयर में पेमेंट किया, बट बाबू पेमेंट आपने करंट ईयर में कर दिया ना, आपने पेमेंट तो मार्च में कर लिया ना, तो करंट ईयर में कर दिया ना पेमेंट, तो गाइस इसका डिडक्शन करंट ईयर में मिल जाएगा, 23-24 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा।
जो डिडक्शन है वो आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में ही मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों? देखो टाइम पे पेमेंट तो नहीं किया, लेकिन पेमेंट जिस ईयर में करोगे उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा ना। तो आपने इसी ईयर में पेमेंट कर दिया तो 5 लाख का डिडक्शन आपको करंट ईयर में मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलिए आगे दे रखा है। उसके बाद बी करके एक स्मॉल एंटरप्राइज है जिससे आपने 17 मार्च 2024 को गुड्स खरीदा 7 लाख का। कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो अग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में पेमेंट करना रहेगा। 17 मार्च को खरीदा, 17 मार्च को छोड़ दीजिए आप। तो आप 18 मार्च से अगर काउंट करते हैं तो 31 मार्च माइनस 18 मार्च, तो आपके 13 दिन जो है वो तो मार्च के एंड 2 दिन अप्रैल के। तो आपको 2 अप्रैल तक पेमेंट करना था, आपने पेमेंट 15 अप्रैल को किया है। तो आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो जब टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो ये खर्चा करंट ईयर में आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ये फिर उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट आप अगले साल कर रहे हैं तो अगले साल आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। जब आप अगले साल पेमेंट कर रहे हैं तो अगले साल आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। 24-25 अगला साल, तो इस साल में इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसका डिडक्शन इस साल में नहीं मिलेगा। इसका डिडक्शन जो है वो आपको इस साल में नहीं मिलेगा, आपको अगले साल मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब एक और चीज समझना, आपने किसी मीडियम एंटरप्राइज से कुछ खरीदा था, जो इस डेट को खरीदा था 8 लाख का, 40 दिन में अग्रीमेंट था, आपने पेमेंट जो है वो बहुत लेट किया। लेकिन एक बात बताऊं, जब आप मीडियम एंटरप्राइज से खरीदते हो उस पे तो ये अमेंडमेंट लगता ही नहीं। ये अमेंडमेंट किस पे लगता है? सिर्फ आप स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज से खरीदते हो। तो मीडियम एंटरप्राइज से खरीदा तो उस पे तो ये अमेंडमेंट लगेगा ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं बताऊं आपको कि आपको 8 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा एंड इस दिस 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 7 लाख का इस साल में डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच डिडक्शन विल बी अवेलेबल टू द अनिल इन कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम? तो मैं बताऊं 5 लाख एंड 8 लाख 13 लाख का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एमसीक्यू नंबर 7। मिस्टर सुनील टुक अ एजुकेशनल लोन ऑफ द 8 लाख ऑन 1 जुलाई 2023 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई for his son MBA for the University in Oxford, UK, and remitted the amount through the same bank, which is an authorized dealer under the LRS scheme of RBI. He further remitted 2 lakh on 15 October 2023 for his son for his personal expenditure out of his personal saving through the Bank of India, Mumbai, which is also authorized dealer under the LRS scheme. Sunil also remitted 6 lakh on 28 March 2024 out of his personal saving under LRS through Union Bank of India, Mumbai, for his sister medical treatment in the London. Mr. Sunil has to furnish the undertaking containing the detail of the earlier remittance to the Bank of India and Union Bank of India. What is the amount of tax to be collected from Sunil in respect of the remittance of amount to his son and sister? Hey guys, ध्यान रखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। एक सेक्शन हुआ करती है अपने टीसीएस में 206C सबसेक्शन 1G करके। जी को मैंने बोला था दो नाम से याद रख सकते हैं। एक तो घूमने का जाना, दैट इज अगर ओटीपीपी खरीदा तो घूमने जाना, या ग्लोबल मतलब इंडिया के बाहर जब आप पैसा भेजते हो अंडर एलआरएस स्कीम। एक चीज ध्यान रखना, इस बार कुछ अमेंडमेंट है इस सेक्शन में और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अमेंडमेंट है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है? पहली चीज तो ये कि 206C सबसेक्शन 1G क्या बोलती है कि अगर आप इंडिया के बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर आप जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशनल पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं तो आपका टीसीएस का रेट है वो 5% रहेगा। कभी भी भेजो टीसीएस का रेट 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, मींस 7 लाख से ऊपर वाले पैसे पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। अगर आपने किसके लिए भेजा? मेडिकल एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए। लेकिन उसमें एक और फंडा ये था कि अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए भेजते हैं और वो एजुकेशनल लोन लिया था उसमें से पैसा भेजते हैं, अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया था और वही वाला पैसा अगर आप भेज रहे हैं इंडिया के बाहर अंडर एलआरएस स्कीम फॉर द एजुकेशनल पर्पस, तो यहां पे टीसीएस की रेट आपकी 5% की जगह आपको पता है 0.5% हो जाएगी। जो 5% है वो 5% की जगह आपकी टीसीएस की रेट है वो आपकी 0.5% हो जाएगी, मींस 0.5% है वो आपकी रेट हो जाएगी। तो 0.5% रेट हो जाएगी अगर आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए पैसा भेजा जो एजुकेशनल लोन में से है। अब एक बात समझना, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने कोई अदर पर्पस के लिए पैसा भेजा, अदर पर्पस मींस इंडिया के बाहर घर खरीदने के लिए, इंडिया के बाहर और कोई पर्पस के लिए, इंडिया के बाहर मान लो
क्या बोलते हैं, बाकी सब चीजों के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजा, घर खरीदने के लिए, फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, तो उसमें आपको पता है रेट क्या है, इसमें रेट चेंज हुई है 30 सितंबर 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक रेट 5% हुआ करती थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से ये रेट आपकी जो है वो 20% हो गई है। मींस 6 महीने, जो फर्स्ट वाले 6 महीने उसमें 5% रेट है, उसके बाद के जो 6 महीने उसमें 20% रेट है, बट ऑब्वियसली 7 लाख के ऊपर वाला, 7 लाख के ऊपर वाला। तो देखो मैं इस सेक्शन को वापस रिवाइज करा रहा हूं। इंडिया के बाहर अगर आप पैसा भेज रहे हैं, कभी भी भेजो पूरे साल में, एजुकेशन मेडिकल है तो 5%, बट एजुकेशनल लोन लेके भेजा है तो आपका 0.5%, ये तो अलग हो गया। अब दूसरी चीज समझना, किसी और पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं आप, और उसमें ध्यान रखना अगर किसी और पर्पस के लिए आप पैसा भेज रहे हैं तो आपको कब भेजा है वो देखना है। 30 सितंबर तक भेजा तो 5% का रेट है, एंड 30 सितंबर के बाद भेजा तो 20% का टीसीएस का रेट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो 7 लाख का लिमिट है ना वो पूरे साल का मिला के, ऐसा नहीं है एजुकेशनल पर्पस के लिए 7 लाख अलग से, मेडिकल के लिए 7 लाख अलग से, अदर पर्पस के लिए 7 लाख अलग है। अगर आप अलग अलग बैंक से भेज रहे हो तो भी 7 लाख का अलग अलग बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जैसे मान लो मैंने एक बैंक से भेजा 10 लाख तो उसने 3 लाख पे टीसीएस लिया, दूसरी बैंक से वापस मैंने 10 लाख भेजा तो दूसरी बैंक पूरे 10 लाख पे टीसीएस ले गया, दूसरी बैंक पूरे 10 लाख पे टीसीएस लेगी, वो वापस 7 लाख का आपको एग्जामिशन वगैरह नहीं देगी, पूरे 10 लाख पे टीसीएस है वो दूसरी बैंक लेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आपको इजीली समझ जाएगा। देखिए तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर सुनील टुक अ एजुकेशनल लोन। अब देखो पहली चीज तो यह है कि वो बंदे ने एजुकेशनल लोन दिया, मेरे पता नहीं इस आईपैड को क्या हो गया आज, ठीक है, एजुकेशनल लोन लिया है 8 लाख का, 8 लाख का एजुकेशनल लोन है, 1 जुलाई 2023 को लिया फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई टू हिज सन MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK एंड रेमिटेड द अमाउंट थ्रू द सेम बैंक व्हिच इज एन ऑथराइज्ड डीलर अंडर द LRS स्कीम। अब एक बात बताओ, ये जो 8 लाख का लोन लिया, तो मैं बोलूं इस 8 लाख में से जो 8 लाख का एजुकेशनल लोन है, इस 8 लाख में से 7 लाख पे तो टीसीएस नहीं आएगा, जो 7 लाख है उस पे आपका नो टीसीएस, हाँ नो टीसीएस, लेकिन जो 1 लाख है उस पे आपका टीसीएस आएगा। कौन सी रेट से आएगा? 1 लाख है उस पे टीसीएस आएगा आपका 0.5% की रेट से, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5% इट्स कम्स टू द 500, तो 500 रुपीज का टीसीएस वो कलेक्ट करेगी बैंक। दूसरा, ही फर्दर रेमिटेड 2 लाख, उसने 2 लाख और रेमिट किया ऑन द 15 अक्टूबर 2023, 15 अक्टूबर 2023 को टू हिज सन फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर। अब एक बात बताओ, उसने पर्सनल एक्सपेंडिचर उसके बच्चे के लिए भेजा, ठीक है, और वो कब भेजा है? 15 अक्टूबर को भेजा है। तो एक बात बताओ, 15 अक्टूबर को उसने उसका पर्सनल खर्चे के लिए भेजा है, ठीक है, तो पर्सनल खर्चे के लिए भेजा है, तो इसमें तो बेटा टीसीएस की रेट है वो 20% लगेगी, अदर पर्पस में आ जाएगा। ये मेडिकल एजुकेशन पर्पस नहीं है, कुछ और पर्पस हो सकता है, उसने कुछ पर्सनली मान लो कैमरा खरीदना हो, कुछ मोबाइल खरीदना, उसके लिए भेजा होगा, ठीक है। तो अब ये 2 लाख जो है, इस 2 लाख पे बेटा पूरे 2 लाख पे टीसीएस आएगा, और 2 लाख पे आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा। तो 2 लाख पे आप 20% देखोगे तो आपका 40,000 का टीसीएस है वो आ जाएगा। उसके बाद उसने और क्या, क्योंकि ये 1 अक्टूबर के बाद भेजा है, ठीक है, उसके बाद एक और चीज समझना, उसने उसकी बहन के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा है 6 लाख ऑन मार्च आउट ऑफ पर्सनल सेविंग LRS थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेडिकल ट्रीटमेंट के 5% की रेट रहती है, तो इस 6 लाख पे 5% आ जाएगा। तो 6 लाख पे 5% की रेट से तो आप देखेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, तो आपका 30,000 आ जाएगा। तो आपका टीसीएस कितना हुआ? 500 प्लस आपका 40,000 प्लस आपका 30,000, टोटल कम्स टू 70,500। टोटल कम्स टू द 70,500, तो 70,500 का टीसीएस आएगा। तो मैं बताऊं, पहले आपको 1 लाख पे 0.5%, फिर 2 लाख पे 20% और 6 लाख पे 5%। तो कौन सा वाला आंसर सही है? ये 0.5%, ये सही नहीं है। 0.5% 1 लाख पे, 20% on the 2 lakh and 5% on 6 lakh. I think B is the correct answer. I think B is the correct answer. So question number 7 का सॉल्यूशन में देख लेते हो कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का B is the correct answer. चलिए लास्ट MCQ, that is question number आपका 8. Mr. Garg, age 45 years,
and resident in India is having total income of 5,70,000 comprising of the long term capital gain taxable under section 112 70,000, long term capital gain taxable under section 112A 1,50,000, short term capital gain taxable under section 111A is 1 lakh and other income is 250. Compute his tax liability for the assessment year 24-25 under the default taxation regime under section 115 BAC. अब एक बात समझना, अगर आप यहां पे, मैं यहां पे इनकम ले रहा हूं, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला जो है वो 70,000 है, उसके बाद LTCG 112A है वो आपका 1,50,000 है, 1,50,000, और STCG 111A है वो आपका 1 लाख है। एंड गाइस अदर इनकम है 250 है। तो आपका 250 4 लाख 5 लाख 570 हो गया टोटल। यस 570, यही आपका नेट टैक्सेबल इनकम है। अब एक बात बताओ, इस पे टैक्स निकालना है। अब आप इस पे टैक्स निकालने जब आप जाओगे तो मुझे एक बात बताइए, आपका बेसिक एग्जेम्पशन 115 BAC आप ले रहे हो, तो 115 BAC अगर आप ले रहे हो तो आप टैक्स निकालते टाइम आपको 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा। तो 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन आपकी अदर इनकम जो है स्पेशल रेट्स की इनकम को छोड़ के जो अदर इनकम है वो तो 250 है। तो मैं बताऊं 50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन खाली पड़ा है, और 50,000 का जब बेसिक एग्जेम्पशन खाली पड़ा है तो आप एक काम करो ना, 50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन खाली पड़ा है तो यहां पे आप 50,000 ऐड कर लो। 50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन खाली पड़ा, कुछ टैक्स नहीं लगा, लेकिन ये 50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन को आप LTCG 112A STCG 111A तीनों में से किसी के भी सामने आप एडजस्ट कर सकते हो। यू हैव द चॉइस। आप ये बेसिक एग्जेम्पशन 50,000 का जो अनएग्जॉस्टेड और अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन है दैट यू कैन यूटिलाइज अगेंस्ट द LTCG 112A और STCG 111A, इसमें से किसी के भी सामने आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अपन किसके सामने करेंगे, आपकी मर्जी हो उसके सामने करो, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा। अब एक बात समझना, चलो अपन एक काम करते हैं, LTCG के सामने कर लेते हैं क्योंकि LTCG पे 20% टैक्स लगता है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे मान लो LTCG के सामने हम ले लेते हैं ये 50,000। तो LTCG के सामने अगर आपने 50,000 लिया तो LTCG आपका 20,000 बचा, तो 20,000 आपका LTCG बचा, उस पे 20% की रेट से टैक्स कितना आएगा देखो। तो 20,000 पे 20% की रेट से टैक्स है वो आपका 4,000 आ जाएगा। 20,000 पे 20% की रेट से टैक्स है वो 4,000 आएगा। तो LTCG पे आपका 4,000 आया। अब एक बात बताइए, LTCG 112A में 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 पे 10% की रेट से आपका 5,000 आ जाएगा। एंड गाइस शॉर्ट टर्म 111A में आपका 15,000 आ जाएगा। तो यहां पे ये कोई टैक्स नहीं है, तो आपका 24,000 टैक्स आ जाएगा, 24,000 टैक्स आएगा। लेकिन सर क्या 87A का रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। 87A का रिबेट है वो आपको मिलेगा, और 87A का जो रिबेट है वो आप किसके सामने ले सकते हो, किसी भी टैक्स के सामने ले सकते हो। क्योंकि देखो 115 BAC आप लेते हो ना तो आपको 87A का रिबेट मिलता है अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है। तो यहाँ पे अप टू 7 लाख ही है, अप टू 7 लाख है। और जब यहाँ पे अप टू 7 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगा कितना, 25,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो 24,000 टैक्स है। लेकिन ध्यान रखना 87A का रिबेट 112A के टैक्स के सामने नहीं मिलता। तो 112A के टैक्स के सामने नहीं मिलता, तो आप एक बात बताइए, इस 5,000 के सामने नहीं मिलेगा, बाकी 4,000 एंड 15,000 19,000 मिल जाएगा। तो आप एक काम करिए, 19,000 का आप रिबेट ले लीजिए 87A का। एंड गाइस जो बचेगा दैट इज आपका कितना बचा, 6,000 या 5,000, 5,000 बच गया। तो जो 5,000 बचा, अब उस 5,000 पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 5,700। अब एक बात समझना, इसका आंसर जो दे रखे है इसमें आपका 5,000 प्लस 4% ना 5,200, तो ये आपका 5,200 5,200 है। कौन सा आंसर है? 5,200 बी।
तो 8वें का आंसर देख लेते हैं कौन सा दे रखा है इन्होंने भी दे रखा है बी। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, मेरे को इस क्वेश्चन में ये लगता है कि इससे मोर बेनिफिशियल हो सकता था, बट इसमें तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो जो आपके लिए आंसर दे रखे है उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन इसमें एक मोर बेनिफिशियल फंडा हो सकता था, क्या पता है? ये 50,000 को हम एडजस्ट अगर इससे कर लेते LTCG 112A से तो ज्यादा फायदा होता। कैसे? देखो, अगर LTCG 112A से 50,000 कर लेते तो यहां पे आपने 50,000 लेस कर दिया तो 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो LTCG 112A पे कोई टैक्स नहीं आता। फिर टैक्स किस पे आता? एक तो 70,000 पे आता। 70,000 पे 20% कितना होता है? 14,000। एंड गाइस दूसरा आपका STCG 111A पे 1 लाख पे 15% 15,000 आता, तो 15,000, तो आपका 29,000 टैक्स आता। और एक बात बताऊं, आप यहां पे 25,000 का रिबेट ले सकते थे, तो 87A का रिबेट आपको 25,000 मिल जाता, तो आपका नेट 4,000 टैक्स बचता। और 4,000 में अगर आप 4% ऐड करते तो 4160 जो है 4160 दैट विल बी द बेस्ट आंसर करके। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और एग्जाम में आते टाइम अगर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा 4160 का, बट अगर 4160 का ऑप्शन है तो 4160 विल बी द मोर बेनिफिशियल और यू कैन से दैट द बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो आपका 4160 रहेगा। तो गाइस ये तुम्हारे 8 क्वेश्चन थे जो कि एमसीक्यू थे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। मैं आपको बोलूं दिस इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड थे। आप देखोगे पहला पूरा ही अमेंडमेंट से रिलेटेड है, दूसरा पहले से 5 एमसीक्यू तो पूरे अमेंडमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारे अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 7 है वो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है करके। ठीक है, एंड जो आपका 8 है वो भी अमेंडमेंट, क्योंकि 87A जो चेंज हुआ है 115 BAC के केस में वो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द अमेंडमेंट। डिस्क्रिप्टिव मैं आपको अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। एमसीक्यू मैंने इसलिए कराया जिससे कि आपको अगर कहीं डाउट आता है तो फटाफट आप वीडियो देख के और वहां तक पहुंच सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी देखो एग्जाम भी फटाफट आने वाला है। तो आप एमसीक्यू इसके लिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में आपको मैंने कराया। ठीक है, चलिए गाइस, बाकी डिस्क्रिप्टिव में कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है, आप देखोगे और थोड़ा एफर्ट मारोगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इस देखे देखे लग रहे होंगे आपको, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है, जिसमें अगर आप नया घर खरीदते हो वो 10 करोड़ से ज्यादा का है तो मैक्सिमम आपको 10 करोड़ का ही एग्जामिशन मिलेगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। तो भैया ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी वाले 8 मैंने करा है, 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है वो आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एंड गाइस आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल चुका है, मॉक टेस्ट पेपर ICAI का आ चुका है, अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया मत करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक बार पूरा रिवाइज हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके फिर मुझे बता देना करके। ठीक है, क्या बताना है कैसे बताना है मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। दिस वाज द RTP डिस्कशन एप्लीकेबल फॉर द इंटरमीडिएट 2024 वाले स्टूडेंट, मे वाले हैं उनके लिए था। तो गाइस होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मैं तो आज तक नहीं बोला कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को लाइक कर दो करके। ठीक है, चलो आज मैं बोल ही देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से दिमाग की खिड़कियां खुली होगी, तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कुछ रिलेवेंट अपडेट आपके लिए डालूं तो आपको फटाफट मिल जाए। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अगले रिविजन लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।